2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया है उससे अब हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो दंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश थी, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की साजिश थी। ये कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं था बल्कि सुनियोजित साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के हलफनामे के मुताबिक 2020 के दिल्ली दंगों का मकसद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश थी। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और कई अन्य आरोपियों की जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें साफ कहा गया है कि 2020 के दिल्ली दंगे भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमले की साजिश थी। 189 पेजों के हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा, आइए बताते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस ने 189 पेज का हलफनामा पेश किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा पेश किया और इसके जरिए आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि 2020 के दिल्ली दंगे अचानक होने वाले विरोध प्रदर्शन नहीं थे। उसने साफ कहा कि दिल्ली दंगे कोई आम दंगे नहीं बल्कि भारत में अशांति और अराजकता फैलाने की साजिश थी। इसके पीछे असली मकसद केंद्र की सत्ता परिवर्तन करना था। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में साफ कहा कि उसके पास अपने आरोपों के पक्ष में बहुत ठोस सबूत है। दिल्ली पुलिस ने दंगों की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के नाम पर दिल्ली में दंगों के नाम पर हिंसा भड़काई गई। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में दंगों की टाइमिंग पर भी बड़ा सवाल उठाया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन दंगों की साजिश तब की गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा होना था। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की साजिश की गई थी। दंगे की साजिश रचने वालों का असली मकसद इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचना था, क्योंकि ट्रंप के दौरे के कारण दुनिया भर की निगाहें भारत पर लगी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के और यूपीए से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी को जमानत का आधार बताना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोपियों पर ही ट्रायल में देरी करने का आरोप लगाया। आरोपियों ने बार बार याचिकाएं लगाकर मुकदमे को लगातार लंबा खींचना चाहा। 2020 के दिल्ली दंगों में करीब 53 लोगों की मौत हुई थी। साजिश इतनी बड़ी थी कि उस दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। केवल दिल्ली में ही इन दंगों को लेकर 750 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ऐसे ही दंगे देश भर में कराने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया है उससे बड़ी साजिश का खुलासा होता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए को मिली थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश और दुनिया में बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। देश विरोधी ताकतों को ये मंजूर नहीं था। लोकतांत्रिक तरीकों से नाकाम होने के बाद फिर साजिश के जरिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने इसी आधार पर दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत देने का विरोध किया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की वकील ने मुकदमे को लंबा खींचे जाने के आधार पर आरोपियों की जमानत की मांग की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में देरी के आधार पर जमानत देना उचित नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में शामिल जिन लोगों को जमानत मिली हुई है वो लोग कहीं न कहीं ट्रायल को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रायल में देरी कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों ने अलग अलग कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ था उसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। चलिए, 2020 में दिल्ली दंगों की क्या टाइमलाइन थी ये भी आपको बताते हैं। 23 फरवरी 2020 वो दिन था जिसमें भड़काऊ बयान और शुरुआती झड़पें। शाम 4 बजे मौजपुर में सीए समर्थक और विरोधी समूहों में पत्थरबाजी हुई। उसके बाद रात की बात करते हैं। 9 से 11 बजे के बीच करावल नगर, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग में हिंसा, वाहनों और दुकानों में आग लगाई गई। तो ये शाम 4 बजे से तकरीबन शुरुआत हुई और 9 से 11 में क्या कुछ हुआ ये आपको बताया। आगजनी की गई। 700 आपातकालीन कॉल इसमें पुलिस को मिली हैं। जी हाँ, 700
इमरजेंसी कॉल इस पूरे दौरान पुलिस को मिली है। और शाम 4 बजे मौजपुर में सीएए समर्थक और विरोधी समूहों में पत्थरबाजी हुई। और उसके बाद रात 9 से 11 की बात करें तो उसमें करावल नगर, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग में हिंसा, वाहनों में आगजनी, यानी कि कुल मिलाकर हिंसा भड़काने का काम किया गया। रात 9 से 11 बजे तक 4 बजे हुई पथराव, आपस में सीएए समर्थक और विरोधियों के बीच आपस में हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई। और उसके बाद रात के 9 से 11 के बीच की बात करें तो जो उपद्रव था वो इतना ज़्यादा हो गया और आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। इसके बाद आपको बता दें कि 24 फरवरी 2020 को दोपहर 12:30 बजे पुलिस पर पत्थर और तलवारों से हमला किया गया। जी हाँ, 24 फरवरी 2020 को पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें गोखलपुरी, कंदमपुरी, चांदबाग आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर झड़पें हुई। पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल गोली से मारे गए। और इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि क्या क्या हुआ ये पूरा आपको बता रहे दिल्ली दंगों में, ताकि आपको याद आ जाए। पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को गोली मारी गई। इसके बाद भजनपुरा में पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, लूट हुई, आगजनी हुई। ये 24 फरवरी की बात बता रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बहुत कुछ हुआ था और इसी को लेकर एक हलफनामा जिसमें इसको सुनियोजित साजिश बताया गया है। दोपहर 12:30 बजे पुलिस पर पथराव किया गया, तलवारों से हमला किया गया, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गोली मारी गई। और उसके बाद भजनपुरा में पेट्रोल पंप पर हमला किया गया, लूट की गई, आगजनी की गई। ये वो तमाम गोखलपुरी, कंदनपुरी, चांदबाग, बाकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर झड़पें हुई हैं, यानी कि आपस में लोग लड़े हैं और हेड कांस्टेबल रतनलाल को गोली मार दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये सुनियोजित साजिश जिसका हलफनामा पेश किया गया, और उसमें यही बात सामने आ रही है कि सोची समझी साजिश थी, सब कुछ पहले से तय था कि क्या करना है, कब पेट्रोल पंप पे हमला करना है, कब लूट करनी है, कब आगजनी करनी है, भड़काऊ भाषण जो है वो कब देने हैं, सब कुछ तय था। इसके बाद 24 फरवरी को ही आपको बता दें कि शिव विहार में हिंदू मुस्लिम संपत्तियों को जलाया गया। उसके बाद रात तक इस पूरे मामले में 5 मौतें हो गई। ये 24 फरवरी की बात बता रहे हैं आपको, जिसमें 4 नागरिक थे, 1 पुलिसकर्मी थे। और 3,500 कॉल्स पुलिस को मिली हैं इस दौरान। पहले 700 इमरजेंसी कॉल, और आप देखिए 24 फरवरी 2020 जब मैं बता रही हूं आपको, 3,500 कॉल्स पुलिस को मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जला दी गई। ये 24 फरवरी को। आप सोचिए कि कितनी हिंसा। 12:30 बजे दोपहर पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला होता है, पेट्रोल पंप पे आगजनी होती है, और उसके बाद शाम होते होते देखिए मामला कहां तक पहुंच जाता है, और शाम यहां पर 5 मौतें हो जाती हैं। ये आप समझिए कि किस तरीके से शिव विहार में हिंदू मुस्लिम संपत्तियों को जलाया गया, ये सब कुछ। और इसके बाद 5 मौतें, जिसमें 4 नागरिक थे, 1 पुलिसकर्मी मौजूद थे उसमें शामिल, और 3,500 कॉल पुलिस को गई। यहां तक कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी उनको भी फूंक दिया गया, उनको भी जला दिया गया। इस तरीके से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तय था। अब 25 फरवरी पर आते हैं। 25 फरवरी में क्या क्या हुआ बताते हैं। मौजपुर, ब्रह्मपुरी में पत्थरबाजी, मौजपुर वहीं जहां से इसकी शुरुआत हुई, यहां पर पत्थरबाजी हुई। आरएएफ की तैनाती यहां पर की गई। अशोकनगर की मस्जिद में तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिजपुरी और गोकलपुरी की मस्जिदों को भी जलाया गया, और दुर्गापुरी में भी गोलीबारी हुई। यानी ऐसे अगर इसको समझने की कोशिश करें कि जगह तक को भी शायद चिन्हित किया गया था कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ तोड़फोड़ करनी है। हिंदू मुस्लिम संपत्तियां जो हैं, चाहे मस्जिदों की बात कर लें, वहाँ पर आगजनी करनी है, वहाँ पर आग लगानी है, तोड़फोड़ करनी, ताकि हिंसा और बढ़े। यही इसका मकसद था। ये मैं 25 फरवरी की बात आपको बता रही हूँ। मौजपुर, ब्रह्मपुरी में पत्थरबाजी, आरएएफ की तैनाती उसके बाद वहाँ पर की गई। अशोकनगर की मस्जिद में जो थी वो तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी मस्जिदों को जलाया गया। ब्रिजपुरी और गोकलपुरी की मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, और दुर्गापुरी में भी गोलीबारी की गई। तो 23 से शुरुआत हुई, और अब 25 में आप देखिए 25 फरवरी को क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुर्गापुरी में गोलीबारी भी की, और सब कुछ किस तरीके से इस दंगे को भड़काना है, किस तरीके से भड़काऊ भाषण देने हैं, किस तरीके से यहाँ पर दंगे को और ज़्यादा भड़काना है। गमरी एक्सटेंशन में 85 वर्ष की एक महिला को जिंदा जला दिया। आप सोचिए ये भड़काऊ आग कहाँ तक फैली। एक बुजुर्ग महिला को, 85 वर्ष की एक महिला को जिंदा जला दिया गया। शाम तक 25 तारीख को 13 मौतें हो चुकी थी, और 70 से ज़्यादा लोग गोली लगने से घायल हो चुके थे। इसके बाद आप सोचिए रात 10 बजे की बात अगर करें, शूट एट साइट के आदेश यहाँ पर जारी करने पड़े थे गवर्नमेंट को। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया।
7,500 आपातकालीन कॉल्स वहां पर दर्ज की गई। पहले कितनी थी? 24 तारीख की जो हमने बात की 3,500। अगले दिन देखिए 7,500 इमरजेंसी कॉल्स। अंदाजा लगाइए क्या वो भयावह मंजर था। और जो लोग वहां पर आसपास थे, एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिया। इससे अंदाजा लगाइए, शाम तक 13 मौतें हो जाती हैं। पहले 5 मौतें थी जिसमें एक पुलिसकर्मी और 4 नागरिक शामिल थे। उसके बाद अगले दिन शाम तक 13 मौतें, 70 से ज्यादा लोगों को गोली लगी जिससे वो घायल हो गए। और शूट एट साइट के उसके बाद आदेश जारी करने पड़े कि जहां जो ऐसा दंगा करते हुए दिखे उसे गोली मारो, शूट एट साइट। और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद हुआ। अब अंदाजा लगाइए 7,500 इमरजेंसी कॉल्स। और ये तभी हो सकता है जब ऐसा भयावह मंजर हो। तो ये समझने की कोशिश होगी। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? एनएसए अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया जहां जहां ये हिंसा हुई, जिसमें करावल नगर, मौजपुर, भजनपुरा और छिटपुट हिंसा, ये वो तमाम इलाके जहां से 1500 कॉल्स पुलिस को मिली। जब इसकी पूरी छानबीन की गई, एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे, जो हिंसा प्रभावित जितने इलाके थे उनका दौरा उन्होंने किया। और करावल नगर, मौजपुर, भजनपुरा में छिटपुट हिंसा, 1500 कॉल्स पुलिस को यहाँ से मिली हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हिंसा थी, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि भाई ये सुनियोजित हिंसा थी, उस समय की सरकार यानी कि मोदी सरकार तब भी थी और उसको गिराने की ये साजिश थी। ये पूरी दुनिया में जो थी वो भारत की छवि को कमज़ोर करने की, उसे धूमिल करने की पूरी कोशिश थी। और अब ये वाकई में एक चर्चा का विषय, एक बड़ी खबर। और इसको लेकर अब जाहिर है राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये बात सामने आई है कि 2020 के दंगे दिल्ली के, देश की राजधानी, जहां पर पूरे देश के कोने कोने से लोग आकर बसते हैं, लेकिन आप उसमें देखिए क्या हुआ। 27 फरवरी तक पहुंचते हैं। चलिए, वहां सुबह शिव विहार में फिर कुछ झड़पें हुई हैं 27 फरवरी। उस झड़प में भी कुछ लोग घायल हुए हैं 27 फरवरी को। कई दुकानों में आग लगी है वहां पर। मतलब मामला शांत नहीं हुआ कि 25 फरवरी के बाद फिर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे तो मामला शांत हो। 27 फरवरी को देखिए कुछ दुकानों में आग लगा दी गई, तब भी कुछ लोग घायल हुए। शिव विहार में कुछ झड़पें हुई हैं। यानी कि ये तय था कि भाई ये जो दंगे हैं, ये इसको ऐसे ही लगातार चिंगारी देती रहनी है, ताकि ये बढ़ते रहें, ताकि हंगामा होता रहे, ताकि आगजनी होती रहे, ताकि हिंसा होती रहे, लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंकते रहें और लोग घायल होते रहें, लोगों की मौतें होती रहें। तो ये जो दिल्ली के दंगे थे जिसने पूरे देश को दहला दिया था, वो सुनियोजित थे। सोचिए, सोचकर देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। ये कौन से ऐसे तत्व जिन्होंने इस दंगों को भड़काकर अब पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये वाकई में अपने आप में बहुत चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली दंगे 2020 के हर किसी को याद है किस तरीके से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का कोहराम, और 7,500 तक इमरजेंसी कॉल्स पुलिस को जा रही हैं। वहां पर आईबी के एक अधिकारी का शव नाले से मिल रहा है। मतलब कितना कुछ हुआ था। वो भयानक मंजर याद आता है तो सिहर उठता है इंसान। लेकिन वो सब कुछ सुनियोजित था, और खबर यह भी कि मोदी सरकार को गिराने के लिए। बिल्कुल, आज जो 177 पन्ने की एक हलफनामा दिल्ली पुलिस ने सबमिट किया हुआ है, उसमें बहुत कुछ चौंकाने वाला है। आईबी अधिकारी की जो हत्या, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके बाद उनका शव नाले में डाला गया था। तो आप कल्पना करिए कि वो इस बात को जान चुके थे, जो भी दंगाई थे, कि ये आईबी के अधिकारी हैं। उनको पकड़ा, उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या की और उसके बाद डेड बॉडी को नाले में डाला हुआ था। कुल मिलाकर के 758 एफआईआर हुई थी, 53 मौतें हुई हैं इन 4-5 दिनों में, 23 तारीख से लेकर 26 तक अगर हम देखें तो। और इतना ही नहीं था, इसके अलावा कई प्रदेशों में इस दंगों को भड़काना था, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें केरल है, जिसमें असम है, इन राज्यों, पश्चिम बंगाल भी है। इन सभी जगहों में बाकायदा प्लानिंग की हुई थी। बाकायदा इससे पहले इन्होंने षड्यंत्र की एक पूरी अच्छी तैयारी की हुई थी, अच्छी खासी तैयारी की हुई थी कि पूरे देश को इन सांप्रदायिक दंगों में झोंकना है, ताकि केंद्र की सरकार की छवि खराब हो सके और उसको सत्ता परिवर्तन किया जा सके। ये साजिश कोई देश में नहीं रची गई थी, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, यहीं नहीं रुक रहे हैं। अब जबकि हाई कोर्ट ने जो भी आरोपी हैं उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया है, तब जाकर के आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और उस पर आज जब दिल्ली पुलिस का जब हलफनामा
हलफनामा पहुंचा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर बातें बताई गई हैं। ऐसा नहीं लगता है कि 31 तारीख को जब अब सुनवाई होगी तो किसी भी तरह की आरोपियों को राहत मिलने वाली है। लेकिन आदित्य, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाले खुलासे, सोचिए देश की राजधानी, यानी कि सब कुछ पहले से तय कर रखा था। कहाँ कहाँ आगजनी करनी है, कहाँ कहाँ तोड़फोड़ करनी है, कहाँ हिंसा करनी है, कहाँ झड़पें करनी है, कहाँ आग लगानी है जिससे हिंसा भड़के, जिससे लोग आपस में लड़े और फिर उसके बाद लोगों की मौत हो। मतलब ये सब कुछ सोच रखा था। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। अब बिल्कुल देखिए, जो स्लीपर सेल्स थे वो चाहे सिमी के हों या और बाकी प्रतिबंधित संगठनों के हों, इन्होंने बाकायदा काम किया हुआ था। इसके लिए एक पूरा मॉब सीएए के खिलाफ पूरे देश में आंदोलनरत था। मैं अगर बात कानपुर की करूं तो वहां पर हजारों लाखों की संख्या में अचानक एक जाति विशेष धर्म प्रभावित क्षेत्र से तमाम लोग सड़कों पर निकल पड़े थे और उस समय पुलिस शांत थी क्योंकि पुलिस के पास इतना सुरक्षा बल नहीं था। ये सब अचानक में किया गया था लेकिन किसी तरह से कंट्रोल किया गया पूरे देश में। लेकिन दिल्ली में इन्होंने एक खास प्लानिंग कर रखी थी ताकि दिल्ली में अगर दंगे होंगे तो पूरे विश्व में इसका एक मैसेज आएगा और सरकार को पलटने में आसानी रहेगी। हाँ, तो ये जो इनका षड्यंत्र, जो इनकी साजिश थी देशव्यापी दंगे करने की, उन्होंने लगातार जो तांडव या 53 मौतें हुई, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए, 800 से ज्यादा दुकानें जलाई गई और 500 से ज्यादा मकान जला दिए गए। और आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट इन लोगों का रहा होगा कि राजधानी में ये करेंगे तो इसका असर विश्वव्यापी देखने को मिलेगा। आदित्य, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि दिल्ली दंगे जो कि 2020 में हुए और किस तरह के ये दंगे थे, एक पत्रकार होने के नाते आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, महसूस आपने इसको किया होगा। पूरी दिल्ली जो थी वो किस तरीके से, किस खौफ के साए में उस वक्त जी रही थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये इतना चौंकाने वाला खुलासा है कि सब कुछ सुनियोजित था। कौन कौन इसके पीछे थे, अंतर्राष्ट्रीय तार इसके जो आपने जिसका जिक्र किया जुड़े हुए थे, क्या बाहर से पूरा सब कुछ चैनलाइज किया जा रहा था कि किस तरीके से भारत में ये दंगे करवाने हैं। और देखिए सदा, यदि दंगे सिर्फ दिल्ली तक होते तो बात समझ में आती और दिल्ली में भी अगर इससे पहले पूरे देश में तमाम तरह के दंगे हुए लेकिन सुनियोजित ढंग से हुए, अचानक हुए। कोई मामला हुआ हो, चाहे बाबरी मस्जिद का रहा हो या कोई और इश्यू रहा हो, उसको लेकर के कोई तैयारी पहले से नहीं होती थी। लेकिन इसमें दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इसमें पेट्रोल बम छतों में रखे हुए थे, बाकायदा छतों से हमला फोर्स पर किया गया, फोर्स को आगे बढ़ने से रोका गया, यानी कि जो दंगा प्रभावित क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए थे, जो हेल्प चाह रहे थे, तो पुलिस फोर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ये जो सारी चीजें थी, इसका मतलब ये था साफ साफ, जो पुलिस को बाद में जानकारी हुई, जो एविडेंस मिले, उसमें ये चीज साफ हुई कि बहुत सुनियोजित ढंग से हमला किया गया पुलिस फोर्स पर। पुलिस फोर्स पर हमला करने का मतलब साफ है कि पहले से इन्होंने पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। आईबी के अधिकारी को मार देना, कोई भी मिल जाए उसको पहचान करके मार देना। तो ये जो इस तरह की जो हरकत थी, ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक थी। इसके अलावा पुलिस ने जो एविडेंस दिए हैं, जो शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तमाम सबूत, गवाह और तमाम तरह के एविडेंस साथ में सबमिट किए हैं, जिसके बिहाफ पर यह हलफनामा पेश हुआ है। और उसके बाद ये बात इसलिए भी पुष्ट होती है कि सरकार को बदलने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि किसान आंदोलन भी कमोबेश उसी के आसपास उसके बाद शुरू किया गया, जिसमें भी दिल्ली में तमाम तरह की अराजकता करने की कोशिश की गई थी। ये जो सारे प्रयास थे, ये यूं ही नहीं थे। मैं इसी पे आ रही थी आदित्य, मैं इसी पर आ रही थी, क्योंकि 2020 में ही किस तरीके से लाल किले पर क्या कुछ हुआ था, यह हम सबने अपनी आंखों से देखा है। कैसे का पूरा हुजूम सा आता है, लाल किले पर चढ़ जाता है, क्या कुछ हुआ था हमने देखा। किस तरीके से वहां पर बर्बरता की गई थी, क्रूरता की गई थी, पुलिस वालों को मारा गया था, वो हमने देखा है। और उसके बाद फिर ये होना, कैसे इसके तार जुड़े हुए हैं। क्या पहले से सब कुछ डिसाइड था कि ऐसे ऐसे करना है? पूरा एक ड्रॉ करके उसे तैयार किया गया था कि कब क्या करना है, और क्या आगे भी ऐसी कोई साजिशें होनी थी? उसके बाद तो जाहिर है सब कुछ अलर्ट मोड पे होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता था और सारी जितनी भी साजिशें थी वो नाकाम हो गई। देखिए, साजिश नाकाम उस अंदाज में नहीं हो पाई जिस अंदाज में होनी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं कुछ देरी हुई। हालांकि जब सड़क पर आकर इस तरह से दंगा हुआ, तांडव हुआ और लाल किले पर हमला बोला गया, एक दूसरे रूप में बोला गया, तो ये जो सारी एक्टिविटीज थी, वो कहीं ना कहीं इस एक बात तो साफ संकेत था कि सरकार को बदनाम करना, देश की छवि को धूमिल करना, ये सारे उद्देश्य रहे।